क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टेम्परेचर इन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिस पे विंटर्स में वेदर फिनोमेनन डिटरमाइन होती है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं ताप व्युत्क्रम। बहुत ही अगर सिंपल वे में इसको हम समझना चाहें तो इसका क्या मतलब है। ट्रोपोस्फेयर में ही जब हम सरफेस से एलिवेशन के साथ, है ना, नीचे से ऊपर जाने के क्रम में टेम्परेचर का सिनेरियो कुछ ऐसा देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए हम लोग जैसे कि नॉर्मल लैप्स रेट पढ़े, सामान्य तापमान ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, तो उस नॉर्मल लैप्स रेट के केस में अर्थ सरफेस बहुत गर्म है। गर्म होने की वजह से यहां लॉन्ग वेव रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स को हीटअप करता है, जिसकी वजह से नीचे डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा गर्म होगा, ऊपर डेंसिटी कम है तो कम गर्म होगा। टेम्परेचर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। एलिवेशन के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर एलिवेशन के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एलिवेशन के साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाएगा। और for the temperature inversion there must be cold surface conditions of the earth, because right now in spite of heating there is done cooling from the bottom of the earth surface, है ना। अर्थ सरफेस का जो बॉटम सिस्टम है, यहां से, या आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर का जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, सरफेस से जो अटैच है, वहां से कूलिंग स्टार्ट होता है। सरफेस के, है ना, से कूलिंग स्टार्ट होता है, और जब कूलिंग नीचे होगा तो ऊपर कंपैरेटिवली कम कूलिंग होगा, है ना। तो ऊपर का पोर्शन गर्म रहता है और नीचे का ट्रोपोस्फेयर में ठंडा रहता है। ये सिचुएशन क्या होती है? टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाती है। वेरी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, है ना। तो अब यहां पर हमें समझना है कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन का एक्चुअल में डेफिनेशन है वो क्या है। fall in temperature with elevation termed as normal lapse rate, as we have discussed earlier, and opposite phenomenon, right? Opposite phenomenon of temperature, that is rising in temperature with altitude associated to troposphere is called temperature inversion. Is called temperature inversion. मीनिंग है कि यहां ऑल्टीट्यूड के साथ में ट्रोपोस्फेयर अगर क्या करता है ना, ट्रोपोस्फेयर ऑल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज करने की कंडीशन को राइज की, है ना, टेम्परेचर राइज करने की कंडीशन अगर डेवलप होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। पहला पॉइंट है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन जब हो रहा है तो इस टेम्परेचर इन्वर्जन के कुछ कॉजेज होंगे। नॉर्मल लैप्स रेट की कंडीशन क्रिएट होती है तो सरफेस हीटेड है, लॉन्ग वेव रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, और यहां से एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स 34 यूनिट एनर्जी ट्रैप करता है, हीटअप होता है। सरफेस से शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव रेडिएशन सरफेस से प्रोड्यूस हो रहा है, लोअर पार्ट में डेंसिटी ज्यादा है तो ये गर्म हुआ। लेकिन अगर सरफेस ठंडा है ना, अर्थ सरफेस ठंडा है तो निचले पोर्शन को ज्यादा ठंडा करेगा, ऊपर वाले कम करेगा। जैसे हम ये मान लें कि इस डस्टर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और मार्कर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है ना। तो जब इसके कांटेक्ट में, मार्कर इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसके साथ में क्या होगा? ये गर्म होना स्टार्ट होगा, है ना, और ये इसको ठंडा करना स्टार्ट करेगा। अगर ये गर्म है, ठंडा है तो, है ना, ये इसको ठंडा करेगा तो जो इसके कांटेक्ट में पोर्शन है उसको ज्यादा ठंडा करेगा और इस साइड वाले को कम ठंडा कर पाएगा। तो यहां से टेम्परेचर कम रहेगा और ऊपर की तरफ टेम्परेचर क्या होगा? बाहर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा होगा।
तो सरफेस से ऊपर की तरफ टेम्परेचर क्या कर रहा है ना, सरफेस से ऊपर की तरफ टेम्परेचर आपको इंक्रीज करेगा। इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। तो बहुत ही अगर हम यहाँ पर जाने इसके कॉजेस क्या है ना, व्हाट आर द बेसिकली कॉजेज ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन की अगर हम कॉजेज की बात करें तो कुछ इस तरह समझ सकते हैं। कॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन में हम पहले बात करेंगे, कोल्ड सरफेस कंडीशंस ऑफ अर्थ इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, एज Earth's surface is mainly responsible for heating and cooling. Earth's surface is mainly responsible for heating and cooling of atmosphere, basically troposphere, because Earth's surface produces long wave radiation. Earth's surface produces what? Long wave radiation, which heats up air molecules by 34 unit and out of 48 unit as per the concept of heat budget. हीट बजट का कंसेप्ट हमने पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि शॉर्ट वेव रेडिएशंस जब 100 यूनिट हमारे पास में सन से आ रहा है तो उस समय एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स ने ओनली 14 यूनिट एनर्जी ट्रैप किया था, है ना, और 35 रिफ्लेक्ट बैक हो गया था बिना एटमॉस्फेयर को हीट किए, जिसमें से 27 क्लाउड्स आपका और 3 यूनिट्स बाय ग्लेशियर्स एंड 5 यूनिट्स अदर एस्पेक्ट्स लाइक द ओशियन सरफेस, अर्थ सरफेस एटसेट्रा। ये पॉइंट हुआ। इसके बाद में हमने देखा कि जो आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो सरफेस से 51 यूनिट एनर्जी जो सरफेस पर पहुंच रही है, 35 वापस, है ना, बिना हीटिंग किए, और उसके बाद में 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने ट्रैप किया, बचता है 51। तो 51 यूनिट एनर्जी जब सरफेस पर पहुंचता है तो उसमें से 34, है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू जो अर्थ सरफेस प्रोड्यूस कर रहा है वहां वो ट्रैप हो जाता है और 17 स्पेस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा एनर्जी ट्रैप कहां से हो रही है? सरफेस के लॉन्ग वेव रेडिएशन से, है ना। सरफेस के लॉन्ग वेव रेडिएशन से बेसिकली क्या है, यहाँ पर लॉन्ग वेव रेडिएशन से सरफेस के 34 यूनिट एनर्जी ट्रैप होती है। तो मेनली हीटिंग 34 यूनिट से हो रही है, 14 यूनिट से नहीं हो रही। टोटल एटमॉस्फेयर को हीट करने में 48 यूनिट एनर्जी का, है ना, यूज होता है, जिसमें से 34 लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में हो रहा है और 14 शॉर्ट वेव की फॉर्म में, है ना। तो जब सरफेस मेनली क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर को हीटअप करता है और सरफेस ठंडा हो जाएगा तो वो क्या होगा, सरफेस अगर ठंडा हो जाता है तो हीटिंग की जगह कूलिंग करना स्टार्ट करेगा। सरफेस अर्थ कहाँ है, एटमॉस्फेयर ऊपर। तो जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है पहले क्या होंगे, नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले ठंडे होंगे, लेकिन इस कूलिंग का इफेक्ट, कॉन्टैक्टनेस कंडक्शन प्रोसेस का इफेक्ट जो है ऊपर घटता जाएगा, है ना। जो चालन की प्रक्रिया है ऊपर की तरफ घटती जाएगी, निचले पोर्शन में ठंडा ज्यादा होगा और ऊपर के पोर्शन में ठंडा कम होगा। तो निचला भाग जो है अधिक ठंडा है और ऊपरी भाग क्या है, कम ठंडा है। तो टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज कर रहा है। यही आपको कहलाएगा टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशंस। कोल्ड सरफेस कंडीशंस ऑफ अर्थ is ultimate cause of temperature inversion, as Earth's surface is mainly responsible for heating and cooling of the atmosphere, that is troposphere, because Earth's surface produces long wave radiation which heats up air molecules by 34 unit out of 48 unit, as per the concept of heat budget, I have discussed earlier, है ना। heat budget हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये कंडीशंस बनने के लिए, कोल्ड सरफेस कंडीशंस के बनने के लिए यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, है ना। और इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन 250 वर्ड्स का आता है तो उस समय इसको इलेबोरेट कर देंगे, और 250 वर्ड्स का नहीं आता तो इसको आपको इस पॉइंट से लिख के बाद में कंक्लूजन अपना दे देना है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, द फर्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग द अर्थ सरफेस, है ना। हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कूलिंग के लिए। भाई रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से डे नाइट होता है। डे टाइम में सोलर रेडिएशन सरफेस पे आएगा और नाइट टाइम पे सोलर रेडिएशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशंस के थ्रू जो अर्थ सरफेस प्रोड्यूस कर रहा है, सरफेस कूल होगा, है ना। और कूल होते होते सुबह तक ठंडा हो जाता है। लेकिन ये चीज समर्स में नहीं होती है,
जैसे हम मई जून के महीने की बात करें नदर्न हेमिस्फीयर में, अप्रैल की बात करें लोअर लैटिट्यूड्स में ही नदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां पर ये कंडीशंस नहीं बनती हैं कि सुबह तक क्या होगा, सरफेस ठंडा हो जाएगा। लेकिन मार्च की स्टार्टिंग में, फेब में, है ना, जनवरी में सरफेस कंडीशंस सुबह तक क्या होती है, बहुत ठंडी हो जाती है। तो सरफेस ठंडा हो गया तो सरफेस के पास में जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करेगा, वो है ना ठंडा करना शुरू करेगा। ऊपर वाला ऑलमोस्ट क्या है, कंपैरेटिवली गर्म रहेगा। तो इसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन, मतलब ऊपर बढ़ते समय टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, निचले भाग में टेम्परेचर कम होगा। तो उसके बाद और एक पॉइंट है कि रोटेशन ऑल्सो कॉजेज द रेनफॉल, है ना। And rainfall, if there is heavier rainfall, necessarily surface becomes cooler. Surface becomes cooler, so it starts what, cooling the molecules of air in the lower part of the atmosphere. ये भी point यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं। Second is the revolution of Earth. How the revolution of Earth supports in temperature inversion? अर्थ के रिवोल्यूशन से सीजनल चेंजेस होते हैं, है ना। उन्हीं सीजन्स में एक विंटर आता है और एक मानसून रेनी सीजन आता है ना, रेनी मॉनसून सीजन आता है। तो विंटर्स के केस में, है ना, विंटर्स के केस में सरफेस ऑलमोस्ट क्या है, थ्रू आउट द सीजन ठंडा रहता है, तो वो कूलिंग क्रिएट करेगा, है ना। कूलिंग क्रिएट करता है, आपको लो टेम्परेचर सरफेस कराएगा। तो सरफेस के पास में, सरफेस इसे मान लेकर हम, सरफेस हाथ को हम मान लेते हैं, तो सरफेस से ऊपर की तरफ टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। सरफेस के पास के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गर्म होंगे। तो रिवोल्यूशन एक विंटर से जोड़ दिया हमने। दूसरा पॉइंट है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ लीड्स टू कॉज onset of monsoon in India as well as in northern hemisphere in first week of June, है ना। जून के फर्स्ट वीक में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या करता है, मॉनसून के ऑनसेट को एक्सपीरियंस करता है। और इंडिया में भी ऑनसेट फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट हो जाता है। जनरल कंडीशन यही है, 1 से 5 जून में मॉनसून आ जाता है। तो रिवोल्यूशन की वजह से हुआ, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से, है ना, अर्थ के टिल्टेशन की वजह से, है ना, ये कंडीशंस क्या कर रही है, मॉनसून की सिचुएशन को बना रही है। और मॉनसून जब कंटिन्यूअस वे में 2-3-4 दिन रेनफॉल करता है, 2-3-4 दिन लगातार अगर बारिश मॉनसून से होती है, तो उसके बाद में सरफेस बहुत ठंडा हो जाता है। हमारे आसपास में जो वॉल्स हैं, है ना, वो भी आप अगर टच करके देखेंगे तो ठंडी हो जाती है। इसका मतलब है कि जहां अगर वॉल्स और सरफेस अगर ठंडा हो गया, तो आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को भी क्या करेगा, ठंडा करेगा। और एयर क्या होगी उस टाइम पे, बीइंग कोल्ड, है ना, बिकम्स हेवियर, कॉम्पैक्ट एंड अट्रैक्टेड बाय द अर्थ ग्रेविटी, सो एयर स्टार्ट सबसाइडिंग, है ना। एयर क्या करेगा, सबसाइड करना शुरू कर देता है, नीचे बैठना शुरू कर देती है एयर। और जब एयर नीचे बैठेगी तो हाई प्रेशर सरफेस पर डेवलप होगा, है ना। और हाई प्रेशर सरफेस पर डेवलप होने से मॉनसूनल विंड ओशियन से नहीं आएंगी, एंड मॉनसून इज एट दैट टाइम, है ना, स्टॉप्ड। मानसून क्या होता है उस टाइम में, रुक जाता है, मानसून में ब्रेक आ जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इन इंडियन मानसून। सो वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट कॉज, दैट इज द Indian monsoon or the heavier rainfall during the monsoon for creation of temperature inversion. So in one word we can say temperature inversion is the ultimate cause of the break in Indian monsoon, है ना। जब मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया तो उस समय मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत सारे वेदर फिनोमिनन को आपको लीड करता है, डिटरमाइन करता है। तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल ऑलरेडी हम रोटेशन और रिवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पे डिपेंड करता है। लेकिन इसको हम समझते हैं विंटर्स में, बेसिकली अगर हम बात करें तो मिड लैटिट्यूड्स के आसपास, मिड लैटिट्यूड्स के आसपास मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड्स में जो विंटर्स का सीजन होता है, तो उस समय अराउंड 15 आवर्स की नाइट हो जाती है, 15 आवर्स का, और 10 आवर्स का आपका डे हो जाता है। 10 आवर्स डे और 14 आवर्स नाइट, है ना। सो देयर इज एक्चुअली द सिचुएशन राइट नाउ ऑफ द सोलर रेडिएशन experiencing the earth surface only for 10 hours and 14 hours earth surface does not experience the solar radiation। यहां पर 14 आवर्स नहीं आता है, तो 10 घंटे ही जब सनलाइट आएगी सरफेस को गर्म करेगी, और 14 घंटे के लिए नहीं आती है।
है ना। जब 10 घंटे सनलाइट आ रही है तब भी लॉन्ग वेव रेडिएशन प्रोड्यूस होकर सरफेस को हीट करने की कोशिश कर रहा है, और जब 14 घंटे नहीं आ रही है तो सिर्फ लॉन्ग वेव रेडिएशन ही हो रहा है, शॉर्ट वेव रेडिएशन सन से नहीं आ रहा, मतलब हीटिंग का सोर्स कट हो गया, ओनली कूलिंग का सोर्स उस समय वर्क करता है ना। ओनली कूलिंग का सोर्स या कूलिंग का कंसेप्ट जो है वहां पे वर्क करता है, तो सरफेस बहुत ठंडा हो जाएगा, है ना। और विंटर्स में सरफेस ठंडा होने से वही दोबारा कंडीशन की मॉलिक्यूल्स नियर बाय द सरफेस बिकम्स कूलर देन द upper part of the troposphere of the atmosphere, therefore temperature inversion conditions develop, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद लैटिट्यूड्स, है ना। तो लेंथ ऑफ डे नाइट से लैटिट्यूड को, हैवी रेनफॉल को सब जोड़ सकते हैं। लैटिट्यूड्स का मतलब अगर हम बात करें कि पैरेलल लाइंस with the equator or parallel lines on the equator on the earth surface that has been actually imagined by the people scientists, that is called latitude। अगर इसको हम अर्थ मान लें, बहुत छोटा सा यहाँ बना देता हूँ डायग्राम अर्थ का, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और इसके पैरेलल में जो आपको लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 26.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 23.5 डिग्री साउथ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सभी जो लैटिट्यूडनल लाइंस है ना, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूड बढ़ता है, क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री है और पोल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। पोल आपका 90 डिग्री होता है, और डे का जो साइज है वो भी क्या करते हैं, डे का साइज इक्वेटर से पोल की तरफ इंक्रीज करता है, लेंथ ऑफ डे, है ना, इंक्रीज करता है। और नाइट का लेंथ भी इक्वेटर से पोल की तरफ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो नाइट भी क्या होगा, इधर बड़ा होगा, और डे भी इधर बड़ा होगा, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि पोल्स पे 6 मंथ्स का डे होता है, 6 मंथ्स का नाइट होता है ना। लेकिन इक्वेटर पे कभी 6 मंथ्स का डे या नाइट नहीं होता, ऑलमोस्ट डे एंड नाइट रिमेन्स इक्वल, है ना, अलोंग इक्वेटर। तो इक्वेटर के आसपास में डे नाइट का समय इक्वल रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली हैवी रेनफॉल से ही टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन क्रिएट होने के सीन डेवलप होगा। तो हमने कहा कि लैटिट्यूड्स के साथ में हमारा क्या होगा, लैटिट्यूड्स के साथ में टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन डेवलप होगा। अगर हम हायर लैटिट्यूड्स या हम आर्कटिक रीजन जो है, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन या पोलर रीजन की बात करें, तो यहाँ थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन लाई करती है, क्योंकि सनलाइट बड़ा ही स्लाइडिंग फॉर्म में वहां पर पहुंचता है, इंक्लाइंड फॉर्म में पहुंचता है, हीटिंग इफेक्ट बहुत कम है, इंसोलेशन का इफेक्ट वहां जो परमिट एरिया में सोलर रेडिएशन पहुंचता है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हीटिंग कम होगा, और हीटिंग कम होने से लो टेम्परेचर कंडीशंस लाई करती हैं। यहाँ आइस केप्स लाई करता है, ओशियंस में आइसबर्ग्स लाई करते हैं, तो सरफेस ठंडा रहता है ना। टुंड्रा टाइगर रीजन है ना, टुंड्रा बेसिकली रीजन है आपको, तो वहां पर ग्लेशियर्स लाई करते हैं बड़े बड़े, अंटार्कटिका तो पूरा ही आइस कवर्ड है ना। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि लो सरफेस टेम्परेचर कंडीशन है, तो वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन थ्रू आउट द ईयर लाई करेगा। लैटिट्यूड का रिलेशन इस कॉन्टेक्स्ट में आप यहां पर समझ सकते हैं। 6th पॉइंट इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब एलिवेशन, हाइट, है ना। हाइट भी क्या करता है, ऑल्टीट्यूड भी प्रमोट करता है टेम्परेचर इन्वर्जन को। अगर ऑल्टीट्यूड ज्यादा है ना, ऑल्टीट्यूड हाई है, तो वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशंस आपको मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा, एयर रेरिफाइड होगी, तो सरफेस कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, और सरफेस ठंडा रहेगा तो नियर बाई एयर मॉलिक्यूल्स को भी ठंडा करेगा, है ना, कूलिंग में रोल प्ले करता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर भी, है ना, ऑल्टीट्यूड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। तो ये सभी फैक्टर्स हैं बेसिकली जो टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ना। इसके लिए मैं एक आपको यहां पर डायग्राम बनाता हूं, ये ग्राफ यहां पर शो कर देगा कि टेम्परेचर और हाइट, है ना, हाइट के साथ टेम्परेचर क्या करेगा, अगर इंक्रीज करता है तो ऐसी कंडीशन उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे। इसके लिए आप यहां पर एक ग्राफ शो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट आर द वेदर फिनोमिनन बेसिकली एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन से कौन कौन सी वेदर फिनोमिनन्स, है ना, एसोसिएट करती हैं। वेदर फिनोमिनन्स एसोसिएटेड विद weather phenomena associated
with temperature inversion, right? टेम्परेचर इन्वर्जन से रिलेट करके, है ना, वेदर फिनोमिनन्स एसोसिएटेड विद टेम्परेचर इन्वर्जन, तो इसमें क्या क्या डेवलप होगा? पहला पॉइंट फॉग, सेकेंड मिस्ट, थर्ड फ्रॉस्ट, पाला कहते हैं हिंदी में, फोर्थ ड्यू, ओस होता है, फिफ्थ स्मॉग, जो बेसिकली लार्ज अर्बन हैबिटाट से एसोसिएटेड है, लार्ज अर्बन सेंटर से एसोसिएट करता है, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, दिल्ली, न्यूयॉर्क, दिल्ली, लंदन, ये सभी में क्या है, स्मॉग की कंडीशन डेवलप होगी। उसके बाद में एटसेट्रा, ये सभी वेदर फिनोमिनन है, ये सभी वेदर फिनोमिनन है जिसका रिलेशन किससे है? टेम्परेचर इन्वर्जन से, है ना। जब सरफेस ठंडा होगा तभी फॉग होगा, समर्स में फॉग नहीं होता है, ठीक है। मिस्ट, ये डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ जो फॉग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिस्ट कहते हैं, ठीक है, मिस्ट कहते हैं। फ्रॉस्ट का मतलब पाला है, पाला भी जो होता है ये भी आपको विंटर्स में होता, समर में नहीं पड़ता है। ओस की कंडीशंस बेसिकली विंटर्स में भी होती हैं और आपको विंटर से स्टार्ट होने के बाद भी होते, मतलब ऑटम स्प्रिंग सीजन में भी होता है और विंटर में भी होता है। समर में बेसिकली इसका चांसेस कम होते हैं, रेयरली कभी कभी जब बहुत ज्यादा कभी बारिश हुआ है ना, तो सरफेस बहुत ठंडा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ओस आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये जो टॉपिक है एक्चुअली प्रेसिपिटेशन से एसोसिएट करता है ना, प्रेसिपिटेशन से एसोसिएट करता है, तो मैं इसको आपको वहीं पर अच्छे से डील करूंगा प्रेसिपिटेशन के टाइप्स में, और वहां प्रॉपर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगली बात है कि टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन इज हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एटसेट्रा। ये सभी चीजों से क्या है, इसका लिंकअप होता है। फिर वही बात मैं कहूंगा कि जब इस पॉइंट पर हम लोग पहुंचेंगे तो मैं उसको दोबारा से यहां पर जोड़ दूंगा कि किस तरह से ऐसा हो रहा है, राइट। और इसमें जो टेम्परेचर इन्वर्जन का पॉइंट है, इसी के साथ में एक बहुत छोटा सा टॉपिक वैली इन्वर्जन टेम्परेचर जुड़ा हुआ है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैली इन्वर्जन टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं, तो मैं वैली इन्वर्जन टेम्परेचर यहां पर समझा देता हूं। वैली टेम्परेचर इन्वर्जन, वैली टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए हम एक यहां पर वैली बना लेते हैं, राइट। हम एक यहां पर वैली का फॉर्मेशन करते हैं भाई। जैसे कि मान लिया हमने कि कहीं माउंटेन्स पर हिमालयन रीजन में वैली है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर बिकम्स रेरिफाइड और एयर डेंसिटी रिड्यूसेस। एयर डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। एयर डेंसिटी ऊपर के पोर्शन में कम होगा और नीचे क्या होगा? ज्यादा होता है। तो आफ्टर सनसेट ड्यू टू लेसर द डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, है ना, due to lesser the density of air molecules on hills compared to valleys becomes cold fastly, rapidly, बहुत जल्दी से ठंडा होता है। सन की जब तक प्रेजेंस से आपको माउंटेन्स पे बहुत ठंड नहीं लगेगी। अगर एयर वहां पर ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है तो ठंड लगती है, लेकिन अगर विंड ब्लो नहीं कर रही है तो वहां पर ठंड आपको बहुत नहीं लगेगी, क्योंकि सनलाइट आपको प्रॉपरली ये रेडिएशन आता रहता है। तो ऐसी कंडीशन जैसे सनसेट होगा बहुत तेजी से कूल होता है और कूल होने से कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन उस रेट से ये कूल नहीं होता है। ये कोल्ड एयर आफ्टर सनसेट, राइट, आफ्टर सनसेट ये फास्टली कूल होगा, अपर एयर जो माउंटेन्स पर है, और कूल होके कॉम्पैक्ट होता है ना, कूल उसके बाद में कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट होके कूल होके ग्रेविटी उसको पुल करेगी, नीचे पोर्शन में आएगा। यहां पर कोल्ड एयर, है ना, कोल्ड एयर एक्यूमुलेट होगी इस जगह पर और ऊपर इसको पुशअप कर देता है, जिसकी वजह से वार्म एयर यहां पहुंच जाती है। तो निचले भाग में कोल्ड एयर है और वार्म एयर कहां है?
वार्म एयर ऊपर है ना, तो यहां पर टेम्परेचर अगर हम T1 मान ले, यहाँ T2, यहाँ T3, तो रिलेशन क्या होगा, T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, मतलब विद एलिवेशन, एलिवेशन के साथ में टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एलिवेशन के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको वैली इन्वर्जन टेम्परेचर क्रिएट होगा। और विंटर्स में वैलीज बिकम्स वेरी एक्चुअली क्रिटिकल, एक्सपीरियंसेस वेरी लो डिग्री ऑफ टेम्परेचर स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट, है ना, नाइट में यहाँ पर बहुत ठंड लगती है, वैलीज क्या है, बहुत हार्मफुल हो जाता है ना। तो इसी के साथ में जो टेम्परेचर इन्वर्जन से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट था कंप्लीट होता है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को देखते रहें, इस पे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए उसको लिखते रहें, और कभी कोई रिक्वायरमेंट हो तो मैंने आपको कई बार बताया मेरे नंबर पर्सनल पर 8800388401, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ 88 लिखा है 401, कांटेक्ट कर सकते हैं, आंसर्स लिखें, आप हमें इस पे शेयर करें और मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा।